द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। भारत पाक के बीच जबरदस्त तनाव है और कल रात को भयंकर युद्ध हुआ है। अब ये युद्ध और आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, अपनी टेक्नोलॉजी बता दी है और पाकिस्तान का सब मालूम है आप लोगों को, सबने सुन लिया होगा। मैं भी रात भर देखता रहा और खुशी भी थी, दुख भी था। दुख ये था कि आखिरकार ये लड़ाई किस लिए, ये पाकिस्तान किस लिए लड़ रहा है, कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। और खुशी ये थी कि भारत पाकिस्तान को कूट रहा है, जबरदस्त ठुकाई की है, भारत का बाढ़ विमा का नहीं हुआ। और ये मालूम पड़ गया मुझे भी रात को, आत्मविश्वास आ गया कि भारत के पास में दुश्मन से लड़ने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आज लड़ाई टेक्नोलॉजी की है और वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। S-400 अच्छी मिसाइल्स हैं जो 5-5 हजार किलोमीटर तक, 2,500 हजार किलोमीटर तक मार कर सकती, तो कोई खतरे की बात नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर ये भारत पाकिस्तान के बीच वार होता है तो चक्कर क्या है कि रिलायंस का जो जामनगर रिफाइनरी है वो पाकिस्तान से बहुत नज़दीक है भाई। मुंद्रा पोर्ट बहुत नज़दीक है। हजीरा के अंदर, बड़ौदा में, हजीरा में, इनमें दुनिया भर के प्लांट लगे हुए हैं, पेट्रोकेमिकल के हैं, पोर्ट्स हैं, बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है। अंकलेश्वर में है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो पिछले 10-15 सालों में हुआ ही गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में भी देखें, बंबई में, तो वहां का वो एक इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है जिसका मैं नाम भूल रहा हूं। वहां भी रिलायंस के प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो कहीं हवाई हमले से उनको कहीं पाकिस्तान डैमेज ना कर दे। लेकिन अब मेरी वो चिंता दूर हो गई। जो रात की वार मैंने देखी है, नाउ आई एम फियरलेस, कि वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता। उससे पहले पाकिस्तानी जो लड़ाकू विमान है, उसको भारत का जो सैन्य शक्ति है, टेक्नोलॉजी है, जो वॉचफुलनेस है, INS विक्रांता खड़ा हुआ है, वहां निपटा देगा। वो जो दुश्मन के लड़ाकू विमान हैं या तोपे हैं या कोई रॉकेट है, बढ़ ही नहीं सकते, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो प्लांट सब सेफ है। और भी बहुत कारखाने हैं, फार्मास्यूटिकल्स के हैं, पेट्रोकेमिकल के हैं, केमिकल्स के हैं, बहुत प्लांट है गुजरात में। एंड गुजरात इज वेरी नियर टू पाकिस्तान। मेरा सबसे बड़ी चिंता का विषय था। और रात की इस लड़ाई को देखकर नाउ आई एम फियरलेस। बाल भी माँ का नहीं हो सकता भारत के प्रोजेक्ट्स का इनका, बिकॉज दे आर द रियल टेम्पल्स ऑफ इंडिया, दीज आर द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी। रिलायंस कितना वो चुकाता है, आज अडानी कितना टैक्स चुकाता है भारत को। टोटल भारत सरकार के रेवेन्यू में 5-5% का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। तो वो चिंता की बात नहीं रही। रहा सवाल प्राइसेस का, वार के कारण या उस फियर के कारण प्राइसेस गिरेंगी बढ़ेंगी, ये तो वैसे भी चलता रहता है। ट्रम्प साहब आए तो गिरी, FFIs की सेल ऑफ आया तो गिरी, बाजार के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए तो गिरी, ये तो सब चलता रहता है। और कई दौर देख चुका हूं मैं तो मेरी लाइफ में। लेकिन मैं तो उभर के आया ही हूं ना, मैंने तो पाया ही है, एक शानदार पैसा पाया है। हम कब सोच सकते थे कि हम विदेश यात्राएं करेंगे, इतने अच्छे मकानों में रहेंगे, AC गाड़ियों में रहेंगे, AC मकानों में रहेंगे, आज बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, बढ़िया 5 स्टार होटलों में ठहरेंगे। ये हमने कब सोचा था बताइए। हम तो जब नौकरी करना शुरू किया हमने सरकार में, तो साइकिल का टायर ही बड़ी मुश्किल से बदलवा पाते थे। दिस वाज द रियल पोजीशन। मैं छुपाता नहीं हूं। कई लोग तो डींगे हाँकते हैं कि हमारे पिताजी ये थे, हमारे दादाजी वो थे, हमारे रेलें चलती थी, हमारी बसें चलती थी और दुनिया बड़े जागीरदार थे, महाराज साहब बुलाते थे, राजा जी उनको मतलब पगड़ी पहनाते थे, इस प्रकार के। मेरे फादर एक सामान्य दुकानदार थे, बहुत अच्छे आदमी थे, मेहनती थे, और उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उस आशीर्वाद की बदौलत ही मैं आज पूछूं, उन्होंने मुझे बहुत परिश्रमी बनाया,
शिक्षा दिलवाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई हम सब भाइयों को उन्होंने। और वो एक बहुत महान आदमी थे, मतलब उनका एक सामान्य आदमी थे, गांव में थे वो, फिर बाद में शहर में भी आ गए थे। बाकी उससे महान इंसान के मैं एहसानों को कभी भूल नहीं सकता, मतलब रियली ही वॉज ए ग्रेट मैन। उस जमाने में पढ़ाई करवाना, बच्चों की फीस चुकाना कुछ था ही नहीं, सामान ही नहीं था। हालात ये थे, 10 रुपए की किताब मास्टर जी ने लिखवा दी थी मुझे तीसरी क्लास में, उनका 10 रुपए मैंने मांगे थे, दिए तो सही, उन्होंने मना नहीं किया मेरे को, लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम था उस जमाने में। ये बात है सन 1964-65 के आसपास। खैर गुजर गया वो समय। तो मैंने तो आज बहुत कुछ पाया भाई। मैं तो आज जब जिस कमरे में से ये बोल रहा हूं, जिस रूम से ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस कमरे की मार्केट वैल्यू कम से कम 2 करोड़ है। जिस मकान में मैं रहता हूं, उस मकान की मार्केट वैल्यू कम से कम 10 करोड़ रुपए है, ज्यादा ही होगी, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। कोडियों में खरीदा था। ये सब कहां से आया? वो कोडियां भी कहां से आई? वो सब शेयर बाजार की देन है। नौकरी में तो हमें कोई हाथ पानी बढ़ने देता नहीं था, हमको कोई पोस्टिंग बढ़िया देता नहीं था, है कि नहीं? तो हमने भी छोड़ दिया वो चार, हमको पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं चाहिए, ऊपर की कोई कमाई नहीं चाहिए। हम हमारी ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से काम करेंगे। रात दिन मेहनत करी, किया, दफ्तर का भी काम करते थे और अपना शेयर बाजार की पढ़ाई लिखाई भी करते थे। तो उसी प्रकार से ये तेजी मंदी ये सब आती रहेंगी। लड़ाई भी है, 10 दिन 20 दिन, महीने पर 25 दिन। पाकिस्तान कोई बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता। मुझे रात को आश्वासन हो गया, मतलब आई एम फ्री मेंटली, आई एम फ्री, आई एम टेंशन लेस फ्री। इंडिया इज रियली ए बिग पावर नाउ इट इज, एंड द होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग टू इंडिया। पूरा विश्व भारत को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान खूब बिल्ला लिया है। तो दोस्तों, अब आपको और हमको क्या करना चाहिए इस वातावरण में? लड़ाई हो नहीं हो तो ठीक है, और हो जाए तो निमटना है ही, भारत निमट लेगा। लेकिन उस होती भी नहीं, अगर लड़ाई नहीं हुई तो बाजार 2-4 दिन में सुधर जाएगा, कोई ज्यादा गिरा भी नहीं है। अगर लड़ाई नहीं होती है तो बाजार सुधर जाएगा, चलेगा अपनी चाल से, अपने फंडामेंटल के आधार पर चलेगा। और नहीं सुधरता है और वार होती है, मान लो नहीं सुधरता है बाजार, ये पड़ा रहता है या थोड़ा और टूट जाता है, उस हालत में आपको क्या करना है? What should be the strategy in the present market scenario, the dense market scenario? मार्केट सिनेरियो में यही करना है। अगर बढ़िया बढ़िया शेयर टूटते हैं, लार्ज कैप में रहिए। अच्छा, एक शेयर मैंने एनालिसिस किया था, मैं आपसे बीच में बता दूं, भूल जाऊंगा मैं, अडानी एनर्जी। उसको कुछ योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है। उस शेयर सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं उसके। तो मैंने कोई खरीदने की मैं प्रेस्क्रिप्शन नहीं देता हूं, मैंने खरीदा है काफी क्वांटिटी में। आई एम फियरलेस, मुझे कोई चिंता नहीं। एक तो मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, शानदार प्रोजेक्ट हैं, कंपनी का फर्दर इन्वेस्टमेंट है, कंपनी में ग्रोथ आ रही है। अब टूटना तोड़ना बढ़ना तो चलता रहता है बाजार में, कोई खास बात। इसलिए अगर आप लोगों ने भी खरीदा हो तो कोई पैनिक में ना है, कोई चिंता ना करें। मतलब ये मेरी स्टडीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई रिस्क रिक्वेस्ट नहीं है। और अगर और टूटा वो शेयर, मान लो 650-700 आ जाए, देन आई विल फर्दर बाई। क्वांटिटी में बाई किए हैं, क्वांटिटी में और करूंगा मैं बाई। अडानी कहाँ जाना है? इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है अडानी का, इतने प्लांट हैं, इतनी कंपनी है, जिसने टाटा बिरलास को मात दे दी है, कहाँ जाना है बताइए। लेकिन अडानी की ये गलती है कि इसको, अडानी जी को शेयर में इंटरफेयर करना चाहिए कि ज्यादा नहीं तोड़ने दूंगा, एक सर्टन रेंज में खेल ले कोई भी ऑपरेटर से कहे तो साहब। धीरू भाई अंबानी की एक खास बात थी कि वो शेयर को, किसी भी ऑपरेटर को ज्यादा तोड़ने के अलाउ नहीं करते। 2-4% में खेल लो बस। ज्यादा तोड़ा तो मैं तेरे को तोड़ दूंगा, खत्म के साथ। तोड़ दिया उन्होंने, पैर पैर पकड़वा लिए ऑपरेटरों से। ऑपरेटर पैरों में पड़ गए, साहब बच्चे रुड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो धीरू भाई ने ये कहा था कि अब की बार तो माफ कर देता हूं। ये बात है सन 82-83 की, लेकिन आइंदा मेरे शेयर से छेड़खानी मत करना, वरना तुम्हारी बिस्तर बिकी जाने वाकई में। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कोई छेड़खानी नहीं करता उनके शेयर से। तो उसी प्रकार से अडानी को भी अपनी, क्योंकि ये शेयर अपनी इंटेंसिक वर्थ से बहुत नीचे है। मतलब आप पी रेशो को मत देखिए, ईपीएस को मत देखिए, जो ग्रोथ है उसको देखिए।
तो खैर एनीवे, तो जो बढ़िया शेयर्स हैं उनको खरीदिए। और दूसरी बात है, आज मैंने L&T का जो शेयर है, L&T के कल परिणाम आए और ये परिणाम ऐतिहासिक परिणाम। ऐतिहासिक क्यों है? इससे बेटर परिणाम पहले भी आए हैं, लेकिन इतने अच्छे परिणाम 15 साल बाद आए हैं। 15 साल का पीरियड कोई कम नहीं होता है। मेरे पास भी है शेयर, आई एम होल्डिंग दिस शेयर। तो 15 साल बाद ये परिणाम आए हैं और परिणाम बहुत शानदार हैं। कंपनी की जो ग्रोथ आई है, आपको मैं बताता हूं, 22% प्रॉफिट ग्रोथ आई, 20-22% इसका सेल बढ़ी है और इसकी अर्निंग भी आप देखिए इस क्वार्टर की 39 रुपये 97 पैसे की ईपीएस आ गई। और मार्च 24 में इसकी ईपीएस थी 31 रुपये 98 पैसे, यानी वही 22% की ग्रोथ आ गई इसमें। तो ऐसी सूरत में दोस्तों 6.25 लाख करोड़ के इसके पास में वर्क ऑर्डर्स हैं और कंपनी मल्टीफेरस कंपनी है, मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, द बेस्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इस कंपनी का कोई मालिक नहीं, यानी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके पास ऐसा नहीं 5% भी होल्डिंग होना, कुछ नहीं। ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में जो मिलता है वो होंगे, वो कोई खास बात नहीं। ये ऑनरलेस कंपनी है, प्रोफेशनल ओनर, इसके इंस्टीट्यूशन ही मालिक हैं। और इसके जो वर्टिकल्स हैं मैं आपसे बताता हूं। कैपिटल गुड्स बनाती है ये, शिपिंग में है, डिफेंस में है, इंफ्रा में है, फाइनेंस में है और सेमीकंडक्टर चिप्स में है और रियल्टी के अंदर है। और ये है डाटा सेंटर बना रही है ये कंपनी, बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना रही है जिसके अंदर 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। हाइड्रोकार्बन के अंदर है, जो तेल निकालने का काम है उसमें भी है। और ऑयल रिफाइनरी भी लगाती है कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट लेती है उसके। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी में है और ग्रीन हाइड्रो के अंदर है। ग्रीन हाइड्रो की प्लांट लगा रही है गल्फ के अंदर, इसको कई प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं और खुद भी ये प्लांट लगा रही है 20,000 करोड़ की लागत से। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी में इसकी कौन सी कंपनी है? टेक्नोलॉजी में L&T टेक्नोलॉजी और LTI माइंडट्री इसकी कंपनीज है। दूसरी बात, फाइनेंस में कौन सी कंपनी है? L&T फाइनेंस होल्डिंग इसकी कंपनी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये कंपनी अब सोना उगलेगी और 18% से इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ेगी और 18% से ही प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका कम से कम है 18%, ज़्यादा बढ़ेगा बल्कि, क्योंकि मार्जिन अब स्टेबल हो गए कंपनी के। जितने डाउन आने थे आलिए, अब तो मार्जिन ऊपर ही जाएंगे। ऐसी सूरत में इस कंपनी की 109 रुपये की ईपीएस आ चुकी है और अगले साल वेरी प्रोबेबली 125 रुपये 30 रुपये की ईपीएस हो सकती है अंडर दिस सर्कमस्टेंस। और ये तो जब इसकी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है ना वो ढंग से काम नहीं कर पाई है पिछले साल। LTTS और LT माइंड की जो में ग्रोथ नहीं आई, अगर उनमें ग्रोथ आ जाती तो इसका जो ईपीएस था वो 15-16 रुपये हो जाती, आ जाएगी। खैर वो भी सही हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, समय लगता है हर चीज में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप खरीदने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी खाली स्टडीज हैं जो मैंने आपको बता दी है। मेरी बात मैंने आपको कह दी है। करना ना करना, उठाना, खरीदना, बेचना, ये मेरा काम नहीं, ये सब आपको सोचना है, मुझे कुछ पता नहीं। आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से राय लें, मैं तो खाली स्टूडेंट हूँ, इसका जो स्टडी करके बता देता हूँ। दैट्स ऑल। कोई घबराए नहीं, चिंता मत करें और बड़े हिम्मत से मजबूती से बैठे रहें। और शेयर्स अगर 15-20% शेयरों में गिरावट आती है अच्छे शेयरों में, तो उनको अगर अक्यूमुलेट किया जा सकता है। It will be a golden opportunity to accumulate the fundamentally strong shares in the large cap category, mid cap, large cap category. तो that's all दोस्तों, इतना काफ़ी है आज और मिलते रहेंगे रोजाना, बातचीत करेंगे अपन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।